हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के नए वीडियो इस सीरीज के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के डीएलएड 75 अंक की तैयारी के संदर्भ में जो वीवीआई क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज डीएलएड के लाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं, चौथा सीरीज देखने वाले हैं और यह होगा यूनिट 2 से ही होगा और उसका पार्ट 2 होगा। इसके पूर्व में यूनिट 2 के पार्ट 1 को हम लोगों ने देख लिया था और उसके जो भी वीवीआई प्रश्न बचे हुए थे उसको आज हम लोग देखेंगे और उसको शॉर्ट व्याख्या के साथ, जैसा कि हर वीडियो सीरीज आ रहा है कि एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्नों के कॉन्सेप्ट और उसके प्रश्न उत्तर आपको याद कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि एक तरफ यह डीएलएड और जीएस के यूनिट वाइज और विषय वाइज प्रश्न आ रहे हैं। डीएलएड के हर 8 यूनिट आपको जो पढ़ने हैं उस 8 यूनिट के 60 टॉपिक को कवर करने के लिए अलग अलग यूनिट वाइज आपके लिए वीडियो सीरीज आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए 2020 सीरीज नाम से लाए जा रहे हैं जिसमें डीएलएड के 8 यूनिट और 60 टॉपिक को मिसलेनियस रूप से उसके वीवीआई प्रश्नों को अपने से बना करके लाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जीएस भी 2020 सीरीज में सभी विषयों के मिसलेनियस और प्रैक्टिस सेट की सीरीज में जीएस के विषय वाइज आपके लिए प्रैक्टिस सेट वीवीआई प्रश्न आएंगे। तो यह सीरीज कंटिन्यू जारी है। उसी की कड़ी में आज हम लोग यूनिट 2 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो यदि पूर्व के आप प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं, चाहे वह यूनिट वाइज हो या 2020 सीरीज का हो, तो निश्चित रूप से आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उन सभी वीडियोज़ को देखते रहें। वह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं क्योंकि दोनों में व्याख्या उचित ढंग से की जा रही है कि एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न आपको याद होते चलें और एकदम टू द सिलेबस आपको बताया जा रहा है। सिलेबस से एक स्टेप न पीछे न एक स्टेप बाहर उससे जाया जा रहा है। सिलेबस को पूर्ण करते हुए परीक्षा की तैयारी निश्चित समय में आपको पूर्ण कराने का लक्ष्य है। तो उन वीडियो सीरीज को भी देखते रहेंगे और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो भी वीडियो सीरीज आए उसकी सूचना आप तक निश्चित रूप से पहुंच पाए और उसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो सीरीज में हम लोगों ने इकाई 2 के अंतर्गत ही, जिसमें महात्मा गांधी और गिजू भाई बधेका और रविन्द्रनाथ टैगोर और मारिया मांटेसरी के शिक्षा दर्शन को हम लोगों ने पढ़ा था और उससे जो प्रश्न आएंगे उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखा था। और आज के प्रैक्टिस सेट में मारिया मांटेसरी के बचे हुए कुछ प्रश्नों को और साथ ही साथ ज्योतिबा फूले, जॉन डीवी जाकिर हुसैन और जे कृष्णमूर्ति से संबंधित जो प्रश्न आपको यूनिट 2 के अंतर्गत बन सकते हैं वह हम लोग देखेंगे और उसकी शॉर्ट व्याख्या के साथ देखेंगे। तो उसी कड़ी में आज के पहले प्रश्न को और 23 नंबर प्रश्न को 22 पिछले पार्ट में हमने देखा था। देखते हैं कि शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए। यह कथन किसका है कि शिक्षा का अर्थ यह होना चाहिए कि बालक के जीवन में जो सामान्य विस्तार हो रहा है उसमें सक्रिय सहायता देने के लिए समझा जाना चाहिए, यानी उसको सक्रिय सहायता के रूप में शिक्षा दी जा रही है। यह मैडम मारिया मांटेसरी ने कहा था और हमने बताया था कि मैडम मारिया मांटेसरी एक चिकित्सक थी जो शिक्षा शास्त्री भी थी और उन्होंने शिक्षा पर विशेष महत्व दिया। और मांटेसरी पद्धति जो होती है, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति, मारिया मांटेसरी ने ही इसको लाया था और वह इटली की थी। उनका जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु 1952 में हुई थी। और उन्होंने ग्रहणशील मन पुस्तक से जो विकास के क्रम बताए हैं वह विकास के क्रम की 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम, दूसरी और तीसरी, और उसकी भी शॉर्ट व्याख्या मैंने की थी और आगे के भी वीडियो सीरीज में उन तीनों विकास के क्रम के बारे में आपको बताए जाएंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मांटेसरी शिक्षा पद्धति का सिद्धांत क्या है, कि आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है, कि स्व शिक्षा का सिद्धांत है, कि ज्ञानेंद्रिय शिक्षा का सिद्धांत है। तो मांटेसरी शिक्षा पद्धति का सिद्धांत जो है वह तीनों आता है, यानी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का भी सिद्धांत है, स्व शिक्षा का भी सिद्धांत है
और आत्मनिर्भरता का भी सिद्धांत है, जो विकास के क्रम के अनुसार प्रथम अवस्था जन्म से 6 वर्ष, दूसरी अवस्था 6 से 12 वर्ष और तीसरी अवस्था 12 से 18 वर्ष और उसकी उप अवस्था के बारे में भी जिक्र किया गया है। उसी में इन तीनों सिद्धांतों का जिक्र है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का सिद्धांत है। अगला और 25 नंबर प्रश्न है कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गुण क्या है, कि वह सामाजिक गुणों के विकास का भाव। तो देखिए, जब गुण है तो बात यहाँ जब गुण की हो रही है तो सीधा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है कि जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। डीएलएड में पॉजिटिव निगेटिव छांटना जरूरी है और ऑप्शन से आपको छांटना जरूरी है, क्योंकि डीएलएड में देखने में सभी ऑप्शन एक ही तरह और सही ही दिखते हैं, उसमें से जो सटीक होता है उसको निकालने होते हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी जो 5 ऑप्शन को लेकर आता है, जिसमें 3 समान ऑप्शन होते हैं और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, वे 2 ऑप्शन बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें फंसने की संभावना बहुत अधिक होती है। और ख़ास करके डीएलएड में तो यह बहुत ही घातक होंगे ये दोनों ऑप्शन, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना होगा और ऑप्शन छांटना आपको जरूर सीखना पड़ेगा। तो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के गुण पूछ रहा है, यानी सकारात्मक बातें होनी चाहिए। तो जहाँ अभाव आ गया तो अभाव नकारात्मक बात हो गया, तो यह नहीं होगा। यहाँ क्रियात्मक खेलों का अभाव है तो फिर यहाँ निगेटिविटी आ गई, ये भी नहीं होगा गुण। और विभिन्नता हो गया तो ये भी नकारात्मक बात हो गया, ये भी नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा कि वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति जो है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गुण है। अगला और 26 नंबर प्रश्न है कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी मारिया मॉन्टेसरी की जो शिक्षा पद्धति है उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, गलत जब है तो इसमें आपको निगेटिव ही ढूंढना होगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। तो मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षा को आंतरिक विकास की प्रक्रिया माना है, तो यह सही आपको दिख रहा है। खेल को बालक की जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी सही दिख रहा है। लेकिन मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करता है यानी गलत दिख रहा है। वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुपालन करता है। तो चूंकि यहाँ असत्य पूछ रहा है तो जो गलत होगा वही होगा। तो जो गलत है यानी नहीं वाला गलत है और असत्य पूछ रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करती है, ऐसा इनके सिद्धांत में नहीं है। अब मारिया मॉन्टेसरी के बाद आपको जो पढ़ना है वह समाजसेवी ज्योतिबा फूले का शिक्षा दर्शन पढ़ना है। और ज्योतिबा फूले के शिक्षा दर्शन इस संदर्भ में पढ़ना है कि हंटर आयोग को उन्होंने 1882 को जो अपना बयान दिया था, यानी हंटर आयोग की स्थापना जो 1882 में हुई थी, उसको इन्होंने अपना बयान दिया था और उसको एक पत्र लिखा था और उसी के बारे में इन्होंने अपना शिक्षा दर्शन जो रखा था उसके बारे में पढ़ना है। तो समाजसेवी ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना इन्होंने किया, और यह किया था सितंबर 1873 ईस्वी में। और कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में किया था। अब सत्यशोधक समाज जब यहाँ आया तो इससे जुड़े सभी प्रश्न यहाँ आप क्लियर कीजिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, प्रश्न आएगा तो ज्योतिबा फूले। कब की? तो सितंबर 1873। कहाँ की? तो महाराष्ट्र में की। तो एक साथ जो भी जुड़े प्रश्न हो सकते हैं उसको एक ही जगह पर क्लियर करेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और एक माली गरीब परिवार में हुआ था, और इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। अगला प्रश्न है और 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है के बारे में पूछ रहा है कि इन्होंने समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने का समर्थन किया। क्या यह सही है कि नहीं सही है? तो ये भी सही है। और वे समाज में स्थापित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे, बिल्कुल जाति प्रथा के वे विरुद्ध थे। और इन्होंने 1848 में एक स्कूल खोला जो देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल था। ये भी सही है कि 1848 में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की और वह जो है सिर्फ महिलाओं के लिए था।
और उपरोक्त सभी जो है इसमें दिए गए सभी कथन सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में एक से अधिक मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बीपीएससी के ऑप्शन में उपरोक्त में सभी नहीं दे करके उपरोक्त में एक से अधिक देता है, इसीलिए बार बार मैं वहीं कह देता हूं। और इन्होंने 1873 में जो संशोधक समाज की स्थापना की, उसके अनुसार भी इन्होंने समाज में सुधार की बात की। और साथ ही साथ हंटर आयोग 1882 को शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो पत्र लिखा, उसमें भी समाज सुधार की बात की। और यह समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और विचारक थे। और ज्योतिबा फूले ने सावित्री बाई से 1840 ईस्वी में विवाह किया था। इन सभी बातों को आप याद करते चलेंगे, अगर संभव हो तो वीडियो को रोक रोक कर आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्नों के साथ इसका व्याख्या किया जा रहा है, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये सभी आने वाले प्रश्न ही हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला और 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तृतीय रत्न नामक पुस्तक की स्थापना की थी। तो तृतीय रत्न नामक पुस्तक की रचना जो की थी वे ज्योतिबा फूले ने किया था। इन्होंने ही तृतीय रत्न पुस्तक लिखा था। उसके बाद महाराजा शिवाजी इत्यादि नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि ज्योतिबा फूले ने 19 अक्टूबर 1882 को अपना निवेदन भेजा था। तो हंटर आयोग को इन्होंने 19 अक्टूबर 1882 को ही अपना निवेदन भेजा था, ये भी सही है। फूले के अनुसार सरकारी स्कूलों में ब्राह्मण वर्ग का एक अधिकार है। उन्होंने कहा था कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उसमें ब्राह्मण वर्ग का एक अधिकार है। और इन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने गरीब, किसान और शूद्रों की शिक्षा की अनदेखी की है। तो सभी कहे थे। यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं, यह आंसर नहीं होगा कि उपरोक्त में सभी यहाँ सही दिए गए हैं, इसलिए उपरोक्त में सभी जो होगा वह सही होगा यहाँ आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले ने हंटर आयोग के समक्ष कौन सा सुझाव नहीं रखा था। तो यहाँ जो निगेटिव बात होगी वह आपको निकालना है। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए, यह इन्होंने कहा था। और किसानों से सरकार जो टैक्स लेती है उसका आधा भाग सरकार केवल प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करे, यह बात भी ज्योतिबा फूले ने कही थी। और प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, ये भी बात इन्होंने कही थी। और सरकार का शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यह बात इन्होंने नहीं कही थी। तो कहा जा रहा है कि सुझाव नहीं कौन सा था, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शिक्षा पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं होना चाहिए। और प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों को सबसे अधिक वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक वर्ग के शिक्षक ही बच्चों को गढ़ते हैं, वहीं नींव होते हैं। बहुत सारे देशों में भी जो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक होते हैं उनका वेतन सभी पदाधिकारियों से अधिक रखा जाता है और उसके महत्व को समझा जाता है। और उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाए जाने की बात कही। 32 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा की अव्यवस्था की समीक्षा के लिए किस वर्ष हंटर आयोग का गठन किया था। तो वर्ष 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए और उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसको हंटर आयोग का नाम दिया गया था, क्योंकि उसके अध्यक्ष जो है हंटर थे। तो हंटर आयोग की जो है गठन जो की गई वह 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला और 33 नंबर प्रश्न है कि हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है कि माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए, ये भी सही है। और स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए, ये भी सही है। और निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। और बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार आपको 5वें ऑप्शन के साथ ऐसे प्रश्नों में जाना होगा जहां उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई आपको चूज करने होंगे। 34 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस क्रम के राष्ट्रपति थे। यानी जाकिर हुसैन का भी शिक्षा दर्शन आपको पढ़ना है।
और उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, प्रश्न वहाँ उनके व्यक्तिगत जीवन से भी बनेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था वह 8 फरवरी 1897 को हुआ था और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। पिता का नाम फिदा हुसैन खान, माता नजीन बेगम थी और 1957 में ये बिहार राज्य के गवर्नर भी नियुक्त हुए थे और 1962 में देश के दूसरे उपराष्ट्रपति भी वे बने थे और 13 मई 1967 ईस्वी में भारत के वे तीसरे राष्ट्रपति बने थे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और उनके संदर्भ में अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हमने बताई वो भी आपको जानने महत्वपूर्ण है, प्रश्न उससे भी बनेंगे। और 3 मई 1969 ईस्वी को ही राष्ट्रपति रहते हुए 58 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु भी हो गई थी और उनके शिक्षा दर्शन को आपको यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना है। अगला और 35 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार सन 1954 ईस्वी में उनको दिया गया था। अगला और 36 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इनका जन्म 15 दिसंबर 1896 को हुआ था या इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की थी या द सोशलिज्म इनकी प्रसिद्ध रचना है या इन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए पहला भी गलत है क्योंकि इनका जन्म 15 दिसंबर नहीं 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, और कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने नहीं पढ़ाई की थी पीएचडी की, और द सोशलिज्म इनकी रचना नहीं है क्योंकि यह जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो जेपी की रचना है द सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण की रचना है, जयप्रकाश नारायण की रचना है और इन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न दिया गया था, यह सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो यही सत्य है क्योंकि वर्ष 1963 में इनके कार्यों के लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। 37 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कब तक थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे वे वर्ष 1926 से 1948 के बीच में थे और बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टों पर इन्होंने सुशोभित किया है उन पोस्टों को, तो उन सभी को आपको पढ़ना और जानना जरूरी है। तो 2020 सीरीज में भी सभी प्रश्नों को जो इनमें नहीं हैं, जो इस किताब के माध्यम से प्रैक्टिस सेट जो मैं ला रहा हूँ इसमें जो प्रश्न नहीं है वह खुद से बनाए गए जो नोट से प्रश्न हैं वह 2020 सीरीज में मैं शामिल करते जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो सीरीज के साथ साथ आप उस 2020 सीरीज को भी देखते चलेंगे ताकि जो यहाँ प्रश्न छूटेंगे वह वहाँ क्लियर हो जाएंगे और जो वहाँ नहीं रहेंगे वह यहाँ रहेंगे। दोनों सीरीज को आप साथ साथ देखते चलेंगे तो सभी टॉपिक कवर आपके अच्छे से होते चलेंगे। अगला और 38 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वह 1895 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था और जे कृष्णमूर्ति जो थे उनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, ये भी महत्वपूर्ण है। और उनकी मृत्यु जो है 17 फरवरी 1986 को ओजाई के कैलिफोर्निया में हुई थी। इन सभी को आपको याद करते चलना है। और 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जे कृष्णमूर्ति को किसने विश्व गुरु घोषित किया था। तो जे कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु एनी बेसेंट ने घोषित किया था और जे कृष्णमूर्ति के जीवन में एनी बेसेंट का काफ़ी असर रहा और कृष्णमूर्ति को जो है एनी बेसेंट ने अपना संरक्षण प्रदान किया और कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े रहे और कृष्णमूर्ति का जो भी शिक्षा दर्शन है वह महत्वपूर्ण है और उससे जुड़े हुए प्रश्न भी परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। अगला 40 नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। तो जे कृष्णमूर्ति ने ऋषि वैली नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और 41 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि
कि डॉक्टर जे कृष्णमूर्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यानी कौन सा इसमें गलत कथन है। तो फ्रीडम ऑफ द नॉन इनकी प्रमुख रचना है, यह इन्होंने लिखा है, सही है। इनकी पुस्तक द बुक लाइफ का प्रकाशन 1995 में हुआ था, ये भी सही है। और एडल्स हक्सले इनके गहरे दोस्त थे, ये भी सही है। इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी, यह गलत है। तो पूछ रहा है असत्य कथन यानी गलत ही कौन है, तो यही गलत है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जब पूछेगा कौन नहीं है कौन गलत है तो जो गलत निगेटिव होगा वही होगा, जो सही नहीं होगा वही होगा। क्योंकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 1968 में नहीं हुई थी, 1986 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है कि जॉन डीवी एक शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे और उनका संबंध किस देश से था। तो जॉन डीवी के भी शिक्षा दर्शन को पढ़ना है। जॉन डीवी जो है अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को अमेरिका के वारमांट के वार्लिंगटन में हुआ था। और जॉन डीवी के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड जो है करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, मॉरल प्रिंसिपल इन एजुकेशन, इस सभी को पढ़ना है। और जॉन डीवी प्रसिद्ध विचारक, कांट पर अपना शोध कार्य किए थे। इन सभी बातों को आपको जानना है। इन सभी को जो है मैं प्रश्नों के रूप में भी शामिल करूंगा, जो लगातार सीरीज आएंगे उन सभी में इन प्रश्नों को शामिल लगातार किए जाते रहेंगे। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्न पुस्तकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं दिया गया है। यानी एक तरफ पुस्तक के नाम है और दूसरा किस वर्ष उनको लिखा गया है यह दिया गया है। तो इसमें द स्कूल एंड सोसाइटी 1890 दिया गया है। द चाइल्ड एंड करिकुलम यानी जो जॉन डीवी के द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं उनका सन दिया गया है। तो जॉन डीवी ने द स्कूल एंड सोसाइटी जो लिखा था वह 1890 में नहीं लिखा था, 1899 में लिखा था। द चाइल्ड एंड करिकुलम 1902, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916, स्कूल ऑफ टुमारो यहाँ होगा, यह 1915 सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। द स्कूल एंड सोसाइटी 1890 नहीं 1899 में लिखा गया था। और जो इसमें मैं पुस्तक के माध्यम से यह लाया हूँ, इसमें 4 ऑप्शन के साथ है, लेकिन मेरा जो 2020 सीरीज लाया जा रहा है अपने से बनाया हुआ, उसको आप देखेंगे तो उसमें 5 ऑप्शन के साथ मैं ला रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ लाएगा। और चौथा और पांचवा ऑप्शन के बारे में मैं हमेशा बता रहा हूँ कि वह फंसाने वाला होता है, तो कैसे उससे निपटना होता है वह मैं 2020 सीरीज में उसके माध्यम से मैं लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप 5 ऑप्शन के साथ प्रश्नों को हल करना अभ्यास कर सकें। 44 नंबर प्रश्न है कि येल विश्वविद्यालय में टेरी लेक्चरर्स पर आधारित जॉन डीवी के लेख का संकलन क्या है। सर्वश्रेष्ठ निष्ठा की सर्वोत्कृष्ट भावना की सर्वश्रेष्ठ आस्था की सर्वोत्कृष्ट गरिमा। तो सर्वश्रेष्ठ आस्था जो है येल विश्वविद्यालय में टेरी लेक्चर्स पर आधारित जॉन डीवी के लेख का संकलन है, जिसको सर्वश्रेष्ठ आस्था का नाम दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है कि जॉन डीवी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। कि द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 इनकी एक लोकप्रिय पुस्तक है, ये भी सही है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का प्रकाशन 1916 में हुआ था, ये भी सही है। इनका जन्म अमेरिका के वार्लिंगटन नगर में हुआ था, जो वारमोंट में है, ये भी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वहीं मैं बताया कि 2020 सीरीज में यही ऑप्शन मैं लेकर के आ रहा हूँ, वहाँ उपरोक्त में सभी नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक होगा, यानी इसमें 2 भी कोई सही होता तब भी चौथा ऑप्शन होता, कोई सही नहीं होता तो पांचवा के साथ जाएंगे। तो 5 ऑप्शन के साथ वह 2020 सीरीज की श्रृंखला भी जारी रहेगी। और आप में यही खासियत है इस वीडियो सीरीज में कि एक तरफ आपको यूनिट वाइज, पार्ट वाइज, यानी
सिलेबस को एक तरफ से मैं बता रहा हूँ और उसका वीडियो सीरीज ला रहा हूँ पीवीआई प्रश्न उत्तर, और दूसरे ओर 8 से मिसलेनियस ला रहा हूँ ताकि आप यदि पिछले बार भी फॉर्म भरे हो, तैयारी किए हो, तो आपको पता चल सके कि कितना रिकॉल हुआ है, कितना आपको पिछला में से याद है। तो एक तरफ उन 8 यूनिट से एक साथ आएंगे और जीएस के सभी विषय जो 75 नंबर के हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, भूगोल और बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इत्यादि सभी से मिला करके वहाँ प्रश्न आएंगे। और इस सीरीज में जीएस के भी मैथ, रीजनिंग के अलग, साइंस के अलग, उसके बाद सोशल साइंस के अलग, जियोग्राफी के अलग, करेंट अफेयर्स अलग, और जो भी विषय है इसमें विषय वाइज आएंगे और उसमें मिसलेनियस आएंगे। और डीएलएड जो 75 अंक है, ये भी यह जो है प्रैक्टिस सेट में जो चल रहा है, यह आपको यूनिट वाइज, पार्ट वाइज चल रहा है और वहाँ मिसलेनियस चल रहा है। तो दोनों ही सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल परीक्षा में साबित होंगे। फिलहाल आज के यूनिट 2 के पार्ट 2 को हम लोग यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सीरीज में नए यूनिट के साथ और नए प्रश्नों के साथ। इसलिए आप चैनल से अब तक यदि नहीं जुड़ पाए हो तो निश्चित रूप से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी शिक्षक जगत से जुड़ी हुई एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की तैयारी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट और तैयारी के वीडियो सीरीज आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। और यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी लग रहा हो, आपके लिए कारगर लग रहा हो, तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके और बता सकते हैं कि किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।